गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। शुरू करते हैं आज हम लोग चैप्टर 2 हिस्ट्री का। चैप्टर 2 इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल दैट इज़ फ्रॉम 1206 टू 1757 CE दैट इज़ कॉमन एरा। इस पीरियड में क्या क्या स्ट्रगल हुआ, कितने लोग इंडिया में, कौन कौन लोग इन्वेड करने आए और 1757 तक कितने सारे स्ट्रगल्स किए इंडिया ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। नाउ इसमें थोड़ा सा जो मिक्स होगा, जो आपने क्लास 7 में हिस्ट्री पढ़ा था, 6, 7, 8 में जो हिस्ट्री पढ़ी थी, वो इसका थोड़ा मिक्सचर होगा, क्योंकि ये बेसिक वही है इसमें से। फिर एक बार रिव्यू करते हैं, एक बार फिर से वापस उसी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करके पूरा थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। इंडिया वॉज कंटिन्यूसली अटैक बाय फॉरेन इन्वेडर्स। कहा कि इंडिया जो है कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर फॉरेन इन्वेड हो रहा था, बाहर से लोग जो थे वो इंडिया पे अटैक कर रहे थे ना। इंडिया ब्रेवली, उन्होंने हर अटैक को ब्रेवली जो है अपोज किया। जितने सारे इन्वेशंस हुए उनके साथ लड़ाई लड़ी और सभी को वापस भेजा अपोज करके। द इंडियंस डिफीटेड द इनिशियल, साथ साथ देखा गया कि द इंडियंस जो थे उन्होंने डिफीट किया इनिशियल अरबियंस जो थे, जो इंडिया में इन्वेड कर रहे थे बार बार। अरबियंस एंड द मुस्लिम्स इन्वेडर्स जो थे वो इन्वेड करने को घुसपैठ कर रहे थे एंड फोर्स आउट ऑफ द कंट्री। तो इंडियंस ने उन सभी को बार बार हराया और इन सभी को इंडिया से फोर्सली बाहर निकाला। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा, कहा गया अमर खलीफा जो थे 636 सी दैट इज़ 7th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी होगी ये? 7th सेंचुरी, ठीक है। तो 7th सेंचुरीज में देखा गया द फर्स्ट नेवल इन्वेशन किया गया। नेवल मतलब शिप के थ्रू, नेवल इन्वेशन ऑफ द अरबियंस। अब उन्होंने कहाँ पे? थाने, दैट इज़ बॉम्बे साइड में, दैट इज कोस्टल एरिया, बॉम्बे साइड में, महाराष्ट्र इस साइड में। तो इसी एरिया में विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू हुआ है? शिप के थ्रू। तो उन्होंने फर्स्ट नेवल इन्वेंशन किया था। किसने? अमर खलीफा, ड्यूरिंग 636 में। नाउ इट इज़ मेंशन, और ये चीज़ें हमें पता कहाँ से चली? इट इज़ मेंशन इन द बुक नेम। ये बुक, एक बुक में मेंशन की गई है, फुतुल अल बुल्दन। ये चीज़ें जो है उसमें मेंशन किया गया था उसके बारे में, लेकिन ये भी लिखा गया दैट वाज अनसक्सेसफुल। अरेबियंस ने, अमर खलीफा ने कोशिश किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो ये चीज़ें जो थी ये हमें पता चला विद द हेल्प ऑफ अ बुक नेम्ड एज फतुल अल बुल्दन। फिर बाद में कहा गया आफ्टर दिस द अरबियन इन्वेडेड, लेकिन वो अपने इन्वेड जो थे वो बंद नहीं कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कैसे भी करके वो आगे बढ़े। तो उन्होंने इन्वेड किया भरूच, दैट इज़ गुजरात साइड में, ठीक है। फिर देवल पोर्ट ऑफ सिंध, वो भी वेस्टर्न साइड में हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। इन्होंने कोशिश की सिंध में, और सिंध में जो रूलर्स थे वो ने भी इनको रोकने की कोशिश की। सो दिस इन्वेशंस वे ऑल्सो अनसक्सेसफुल, ये भी अनसक्सेसफुल रहा। और सिंध में उस समय जो था रूलर जो थे वो चाच थे, इसीलिए उस रूलर्स के नाम में जो बुक लिखी थी चाचनामा, बुक वॉज रिटन बाय दैट किंग। एक रूलर थे सिंध के और उनके नाम पे भी एक बुक लिखी गई थी चाचनामा, एंड इट हैज़ बीन मेंशन इन हिज बुक। उस बुक में मेंशन किया गया था दैट स्ट्रगल ऑफ देबल एंड द अरबियंस आर्मी कमांडर जो थे मुदरय वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, कि वो जो अरबियंस सोल्जर्स जो थे, उसके कमांडर जो थे मुदरय, वो उनके साथ जो लड़ाई हुई थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई हुई थी, और उसमें अरबियंस जो कमांडर्स था वो मारा गया, वो हारा भी और मारा भी गया। साथ साथ फिर देखा गया इन द ईयर 712 CE कॉमन एरा अ फीरियस बैटल्स टुक प्लेस। फिर से एक बहुत घमासान युद्ध जो है किन के बीच में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर, ये भी किंग थे, किसके? सिंध के किंग थे। बाबा दूरिया अगेन रिटन अ बुक, उसने अपने बुक में लिखा, और लिखा किसने? बाबा दूरिया ने, कि इट वॉज अ वेरी फेरियस बैटल विच हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर,
कि इससे बड़ी लड़ाई, खतरनाक लड़ाई, घमासान लड़ाई जो है उससे पहले अब तक किसी ने नहीं देखी थी, जो ये लड़ाई इनके बीच में हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर द रूलर ऑफ सिंध, उस समय। फिर कहा गया इट इज़ मेंशन अगेन, इस लड़ाई को भी उस बुक में मेंशन किया गया, चर्चनामा के बुक में मेंशन किया गया है। नाउ द खफीर कहा गया दैट इज़ नॉन मुस्लिम द इंडियंस, ठीक है। तो खफीर यहाँ पे ये अरबियन वर्ड्स है, मीन्स द नॉन मुस्लिम्स, और यहाँ पे नॉन मुस्लिम जो है तो इंडियंस हो गए। उन्होंने अरबियंस को जो थे कहा गया दे हैव सराउंडेड इन 4 साइड, पूरे चारों साइड से उनको क्या क्या घेर लिया। और ये जो अरेबियंस थे जो मिडल में, वो कंफ्यूज्ड हो गए और उनकी ताकत के सामने वो जो थे डिसमेंटल हो गए, मतलब तितर बितर हो गए कि अब लड़े कैसे, कि हम तो पूरे साइड से घिर गए। तो इसी तरह से कहा गया, और वो बहुत बुरी तरीके से हारे, अरेबियंस जो थे वो बहुत बुरी तरीके से हारे। तो इसी तरह से इन्हें बार बार हराया गया। इंडियन रूलर्स ने कोशिश की कि अरेबियंस इन्वेडर्स को इंडिया में एंटर करने ना दे, ठीक है। इन बिटवीन ऑल दिस कोइंसिडेंटली एन एरो स्ट्रक द चेस्ट ऑफ दाहिर। तो इसी तरह से जब उनको सराउंडर कर दिया था चारों तरफ से, और जब इनको मार रहे थे तो उसी तरह से एक एरो एक जो तीर थी जाके दाहिर, दैट वाज द किंग ऑफ सिंध, जो लड़ रहे थे इनके साथ में, उनके चेस्ट में जाके लग गई। हु वॉज राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, जो एलिफेंट में राइड कर रहे थे, और ही डाइड कोइंसिडेंटली, उनको वो घायल हो गए और वो मारे गए। लेकिन फिर भी कहा गया उनके जो बेटे थे जो युद्ध में लड़ रहे थे, दैट इज राजकुमार जयसिया, और उसकी जो माता थी एम्परर रानी बाई ज्योति, इन दोनों ने भी अपने राजमहल को उनको सौंपा नहीं, बल्कि इन दोनों ने भी प्रोटेस्ट किया, लड़ा, खड़े रहे। तो इसी तरह से हर बार कई बार देखा गया है कि इन्वेडर्स इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की। वैसे ही मोहम्मद गजनवी जब यहाँ पर इंडिया में इन्होंने सेंट्रल में जब आए तो वहाँ पे रूलर्स ने उनको जब हराया, तो वो जाके फिर लास्ट में अल्टीमेटली नॉर्थ में चले गए, कश्मीर में, जहाँ पे जयपाला एंड आनंदपाला उस समय वहाँ पर रूल कर रहे थे। उन्होंने उनको इन्वेड किया, उनसे लड़ाई लड़ी। फिर उसी तरह से मोहम्मद गौरी कहा जाता है 17 टाइम्स उन्होंने इन्वेड किया इंडिया को। साथ में इन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान, एंड पृथ्वीराज चौहान जो थे अंत में इनकी लड़ाई के कारण ही दैट द वॉर बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, जो सेकेंड वॉर हुआ था, जिसमें उनको घायल हो गए थे और उनके कारण उनकी मौत हो गई थी। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है, क्लास 9 चैप्टर्स में पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो इसी तरह से दे ऑल ट्राइड टू स्टॉप द इन्वेशंस ऑफ द अफगानिस्तान फ्रॉम दैट इज़ अरेबियन और पर्शियंस, बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस, देखा गया कुछ भी जो भी हुआ, कहीं ना कहीं मुस्लिम स्टार्टेड रूल जो है स्टार्ट हो गया इंडिया के अंदर, दैट इज़ 1206 सी के अंदर, दैट इज़ 13 सेंचुरीज में जो है मुस्लिम स्टार्टेड रूलिंग इन इंडिया। इवन आफ्टर दिस इंडियन कंटिन्यूड द स्ट्रगल, उसके बाद भी उनकी जो स्ट्रगल थी वो कंटिन्यू रही, वो बंद नहीं हुई। उसके बाद भी फॉर इन्वेडर्स जो और बाहर से आए उनको रोकने के लिए, फिर हमने ब्रिटिशर्स से भी लड़ा, वो भी आए, पर हमारी लड़ाई कंटिन्यू चलती रही टिल इंडिपेंडेंट, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पे जब मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहे थे, क्योंकि उनकी मंशा क्या थी, यहाँ पे इंडिया के अंदर रूल करने का नहीं था, ही ओनली वांट टू इन्वेड। वो यहाँ पे युद्ध करते, घुसपैठ करते, और यहाँ से जितनी सारी प्रॉपर्टीज़, ट्रेजरी जितना था वो लेके चले जाते। तो जाते समय जब वो इंडिया छोड़ के जा रहे थे, तो वन ऑफ हिज स्लेव जो थे उनके, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं के स्लेव थे जिन्होंने जाते वक्त इनको ये पूरा एरिया दे दिया इंडिया का, जो उन्होंने इन्वेड किया था, और वो चले गए यहाँ से। तो इसी तरह से उनके जाने के बाद उनके स्लेव ने शुरू किया यहाँ पे रूल करना, और ये शुरुआत इसीलिए इसको कहा जाता है दैट वाज अ दिल्ली सल्तनत, या फिर इसे हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी हिस्ट्री में इसे लोग कहते हैं। वी नो एज अ स्लेव डायनेस्टी और एज अ दिल्ली सल्तनत। तो ठीक है, मोहम्मद गौरी के बाद उसके स्लेव्स ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ठीक है। तो इसको कौन से डायनेस्टी के नाम से, देखो गुलाम डायनेस्टी लिखा हुआ है, गुलाम डायनेस्टी के नाम से भी कहा जाता है, यामिनी
एंड अलवरी, दैट इज़ ऑल द मीनिंग सेम, दैट दे आर ऑल स्लेव्स। इन तीनों की मीनिंग क्या है? वही है स्लेव डायनेस्टी। तो शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहा ये राजा कब बना? ही वॉज कॉर्नेटेड, मतलब राजा, जो राजाभिषेक किया जाता है उसको राज पोस्ट में मिलती है। तो इसी तरह से 1206 में ही बिकम द किंग। और इसे लख बख्श के नाम से भी कहा गया, क्योंकि कहा जाता था कि जब भी कोई इनके दरबार में जाते थे तो हमेशा उनको, मतलब कोई खाली हाथ नहीं, लाख रुपए तक तो उनको मिल जाता था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया था लख बख्श। तो लाहौर उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। लाहौर वॉज हिज कैपिटल एंड हसन निज़ामी, कहा गया हसन निज़ामी वॉज गॉट प्रोटेक्शन इन हिज कोर्ट, उनके राज्य में उनको उन्होंने शरण दिया था। साथ साथ कहा जाता है कि इट वॉज अगेन दैट कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो थे फर्स्ट स्टोरी जो बनाई थी कुतुब मीनार की, इन्होंने फर्स्ट स्टोरी बनाई थी। रस्ट जो था वो कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो थे वो कौन थे? उनके सन इन लॉ थे, दामाद थे। तो फर्स्ट फ्लोर जो थे इन्होंने शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रेस्ट इल्तुतमिश ने ख़त्म की। कुतुब मीनार जो है वो किसकी मेमोरी में है? द मेमोरी ऑफ द सूफी संत जो थे उनकी मेमोरी में बनाई गई थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रिन्यूड में मेमोरीज में बनाया गया था। दिस हैज़ बीन मेंशन इन कंटेम्प्रेरी इस्लामिक लिटरेचर जो है उसमें मेंशन की गई है इसके बारे में पूरी की पूरी इस्लामिक लिटरेचर्स में लिखा गया है ना। ऐबक डाइड 1210 में, तो सोचो ये 1206 में राजा बना था, 1210 में, मतलब मेनली 4 ईयर्स इन्होंने रूल किया। एंड ही डाइड, ये अपने आप ही इनकी नेचुरल डेथ नहीं थी, बट ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहे थे, पोलो खेल रहे थे और उसी वक्त वो घोड़े से गिरने के कारण इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद उनका जो बेटा नहीं, उनका जो दामाद था इल्तुतमिश, वो राजा बना। तो उसके बाद कौन बना राजा? इल्तुतमिश। उसका दामाद, उनके जो दामाद थे वो बने। ही वॉज द सन इन लॉ एंड सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का सक्सेसर कौन बना? इल्तुतमिश। ये सन इन लॉ थे। ना ही कैन बी कॉल्ड एज द एक्चुअल ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन ही कैन नॉट रूल फॉर मैनी ईयर्स, ही रूल्स फॉर ओनली 4 ईयर्स। लेकिन एक्चुअली जो था, कहा गया पूरे जो मुस्लिम्स अम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट थी, ऑर्गेनाइज़र जो था वो कहा जाता है इल्तुतमिश को ही, कि उन्होंने धीरे धीरे जो है बहुत सी लड़ाई कनकर की, रणथंभोर में जो रूलर थे उनके साथ लड़ाई की, उस एरिया को अपने अंडर में मर्ज किया। फिर द सुल्तान इन्वेडेड मालवा, फिर उन्होंने इन्वेड किया द फोर्ट ऑफ भीलिया, फिर उन्होंने ग्वालियर, फिर जालोर। इस तरह से धीरे धीरे वो आसपास के नेबरिंग एरिया जितने थे किंगडम्स थे उनको उन्होंने कनकर करने लगे और अपने राज में मर्ज करने लगे। नाउ साथ साथ इन्होंने किया कि बाय नॉट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, इन्होंने इनको हेल्प नहीं किया था। ख्वारिश शाह सन मंगबरनी, इनको उन्होंने हेल्प नहीं किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे, बिकॉज इल्तुतमिश अवॉइडेड, क्योंकि उनको ये लड़ाई पसंद नहीं था, क्योंकि ये दुश्मन किनके थे? ये मंगोलियन चंगेज़ खान के दुश्मन। तो इसी तरह से वो नहीं चाहते थे कि चंगेज़ खान जो है इनके पीछे पड़े, इसके लिए उन्होंने उनको असिस्ट हेल्प नहीं प्रोवाइड किया। फिर आता है इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्ताना। ना रज़िया सुल्ताना से पहले इल्तुतमिश इनकी जो था, कहा गया कि आफ्टर द असैसिनेशंस ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये जो थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये रज़िया सुल्तान के स्टेप ब्रदर थे, हाफ ब्रदर, ठीक है, जिसे हाफ ब्रदर कहा जाता है। उनकी खुद की मदर्स के नहीं थे, स्टेप मदर्स, तो इसी तरह से इसको स्टेप ब्रदर भी बोल सकते हैं या फिर हाफ ब्रदर बोल सकते हैं। तो उस तरह से इल्तुतमिश ने अपनी, उनको पता था कि इनके तीनों बेटे में से एक, जितने सारे इनके बेटे थे, कोई भी बेटा जो था उनका वो लायक नहीं था। तो उन्होंने अपनी डॉटर के लिए कहा था कि शी विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन ने उनके फादर को असैसिनेट किया। असैसिनेशन का मतलब होता है मार देना, ठीक है ना, मृत्यु देना, हत्या कर देना, हत्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या करना।
तो फिर उसके बाद लेकिन ये जब ये राजा बना, लेकिन इसने इसके जो रूल में थे वो बहुत ही कम था, 1 ईयर भी नहीं था, उससे भी कम था, 1 साल से भी कम टाइम पीरियड था जब इसने रूल किया। लेकिन लोग जो थे इससे खुश नहीं थे, नाखुश थे, जिसके कारण रज़िया सुल्तान ने भी इसको क्या किया, इनकी हत्या करने के बाद वो रूलर वहाँ पे उसने अपना, जो उसके पापा ने उनको कहा था कि शी विल बी द सक्सेसर, तो उसने अपने पापा का वचन पूरा किया और वो वहाँ के रूलर बन गई। नाउ जब वो सक्सेसर बनी, हैज़ चूजन रज़िया एज ए सक्सेसर, उसके पापा ने ही चूज़ किया था ना। अब लेकिन जो टर्किश एरिस्टोक्रेट्स थे, जो पैसे वाले थे, नोबल्स थे, जो बोलते रिलीजियस के हेड होते हैं, जो मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं, मिनिस्टर्स के बीच में रहते हैं, हेल्प करते हैं, वो इनसे खुश नहीं थे। वाई? बिकॉज रज़िया कंटिन्यूड, वो तो एक लेडी थी, एक फ़ीमेल थी, सबसे पहली बात थी वो फीमेल थी। दूसरी बात, शी नेवर यूज़ पर्दा, वो कभी पर्दा नहीं करती थी, और वो मेनली जो ड्रेसेस पहनती थी वो ड्रेस कोड मेल जैसा होता था, कोट कैप वेयर करना। इसी तरह से शी ऑल्सो अपॉइंटेड एंड नेम मलिक जमालुद्दीन कयूब, ये जो उन्होंने इसको अपॉइंट किया था आमिर खुरार, दैट वाज सुपरिटेंडेंट ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। तो इसके कारण भी जो थे उनके जो टर्किश एरिस्टोक्रेटिक पीपल्स थे, रिच पीपल्स जो थे, नोबल्स जो थे, वो इनसे खुश नहीं थे, और वो सभी चाहते थे कि इसको हटा के उसके भाई को वापस राजा बना दिया जाए। क्योंकि अगर उस रज़िया ने रुकुद्दीन फ़िरोज़ को, अगर उसने उसकी हत्या करने के बाद वहाँ की रूलर बनी, एज अ किंग बनी, लेकिन इसके अलावा भी उसके और भी भाई थे, स्टेप ब्रदर्स, और भी स्टेप ब्रदर्स थे, तो वो लोग चाहते थे कि उसको वहाँ पे राजा बना दिया जाए। ठीक है। फिर बाद में ड्यू टू विच द टर्किश एरिस्टोक्रेट बिकम अनॉयड, जिसके कारण वो उससे गुस्सा हो गए कि साथ साथ उसने एक ऐसे इंसान को जो एक पहले से उसने जो वो सही नहीं है, उस इंसान को उसने एक पोस्ट दे दिया। साथ साथ इन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ क्रोलिंग विद द रिवोल्ट बाय द रूलर्स, यहाँ पे फिर उन्हें, और साथ में जो लड़ाई लड़ी आसपास की नेबरिंग एरियाज़ के साथ, तो साथ में जो कैंपेनिंग करते थे, आगे जाते थे क्रोलिंग, तो रिवोल्ट किया किसके साथ, सरहिंद, रिवोल्टेड बाय द रूलर सरहिंद। रूलर कौन था, कहाँ का राजा था वो, सरहिंद का। ना याकूत जो थे वो वापस क्या हो गए, इसकी हत्या हो गई याकूत की हत्या होने के बाद रज़िया ने क्या किया, जब देखा कि अब उसने जिसको अपॉइंट किया था उसकी हत्या हो गई, उसकी कैंपेनिंग के दौरान में जब वो निकली थी आसपास की एरिया को मर्ज करने के लिए उनके साथ, तो उसको लेके गई थी याकूत को। फिर बाद में रज़िया ने शादी की अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया, बट बोथ वी असैसिनेटेड। लेकिन बाद में जो एरिस्टोक्रेटिक टर्किश वाले एरिस्टोक्रेटिक थे, उनको ये दोनों ही पसंद नहीं थे कि एक लेडी जो है वो रूल करे उनके ऊपर, तो उन्होंने फिर क्या किया, कॉन्स्पिरेसी, उनके लिए षड्यंत्र जो था पूरा का पूरा उन्होंने किया, और लास्ट में दोनों की हत्या करवा दी गई, असैसिनेटेड इन 1240 में। उसके बाद बहराम शाह रूल्ड, फिर उसके बाद मसूद शाह रूल्ड, फिर नसरुद्दीन महमूद, ये सारे जो थे उसके स्टेप ब्रदर्स थे। और बाद में जो उनके पीछे जो था, जो रूल कर रहा था एक्चुअली जो था, वो नसीरुद्दीन वॉज गयाजुद्दीन बलबन। तो इसी तरह से, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इनके जो भाई है वो भी इनकैपेबल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह रूल कर रहे थे। लेकिन उनके पीछे कौन था, नसरुद्दीन, ठीक है, बिहाइंड नसरुद्दीन वॉज गयाजुद्दीन बलबन। तो इस तरह से इन सभी भाइयों के पीछे जो था, जो उनको वो करवा रहे थे, वो गयाजुद्दीन बलबन थे। तो इसी तरह से सभी के मरने के बाद, इनको एसिनेटेड करने के बाद, गयाजुद्दीन बलबन ने अपना डायनेस्टी शुरू किया, और वो था, उसे नाम दिया गया था बलबन डायनेस्टी। ठीक है। तो बलबन डायनेस्टी, बलबन डायनेस्टी, उलग खान जिसे बलबन के नाम से कहा जाता है, बिलोंग टू द फेमस बैंड ऑफ 40 चहागनी ग्रुप ऑफ टर्किश स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश। तो ये कौन था बलबन, जैसे मैंने कहा कि बलबन जो था उसने उसके भाइयों को यूज़ किया था, क्योंकि उसे पता था उसके भाई जो थे लायक नहीं है, और इसलिए उसको एज अ पपेट यूज़ करने के बाद लास्ट में उसने खुद रूल करना शुरू कर दिया। तो ये 40 ग्रुप ऑफ टर्किश जो स्लेव्स थे
उन्हीं में से एक था वो, ठीक है। द फेमस बैंड ऑफ 40 चाहगनी, दैट वाज स्लेव्स ग्रुप्स 40 उसके ग्रुप्स के, उनमें से एक ये खुद एक स्लेव था इल्तुतमिश का, और उसने उनके बेटे के यूज़ करने के बाद वो खुद वहाँ का राजा बना। सो ही असेंडेड द थ्रोन इन 1265 में वो वहाँ पर राजा बना। एंड ही रिस्ट्रक्चर्ड, इन्होंने बहुत क्या किया, सबसे पहले कि जिस चीज़ की उसको पता था कि वीकनेस क्या है इस राज्य में, तो उसने उसको मिलिट्री, कोई भी राज्य जब तक वो स्ट्रांग उसकी मिलिट्री नहीं होगी वो कभी भी जीत नहीं हासिल कर सकता। तो इसी तरह से उसने क्या किया, रिस्ट्रक्चर किया मिलिट्री डिपार्टमेंट को, नया नाम दिया दीवान ए आज़ीज़ टू कन्फ्रंट द मंगोलियन, क्योंकि उनको पता था अभी भी इन्वेडर्स जो थे मंगोलियंस, जो बार बार उनको प्रॉब्लम करेंगे, वो इजीली इंडिया में आ जाएंगे, तो वो उनसे उनका राज्य छीन लेंगे, अब वो रूल करने लगेंगे, तो उनको भी रोकना ज़रूरी था। तो इसीलिए ये लोग ने शुरुआत किया, ताकि स्ट्रॉन्ग आर्मी रहेगा तभी वो इनसे लड़ सकते हैं। फिर साथ साथ स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पोशबन, मतलब इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया। सिजदा और पोशबन मतलब कि जब भी कोई राजा के पास जाएगा तो वो अपनी नी को बेंड करके फिट घुटने के बल पे बैठ के जो है राजा जो है उसकी फिट जो है ब्लेसिंग लेगा उससे, उसकी फिट और उसके हैंड को जो है किस करेगा, इस तरह से। तो ये शुरुआत इन्होंने की ये सिस्टम को। इन द रॉयल कोर्ट बलबन इज काउंटेड अमंग द मेजर बिल्डर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इन्होंने बलबन ने भी बहुत कुछ अच्छा काम किया था, कुछ स्ट्रक्चर बनाई थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। साथ साथ ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे 4+1 की, मतलब एक क्वेश्चन आंसर होगा 4 मार्क्स वाला, एक होगा 1 मार्क्स का, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अंडरलाइन पढ़ते हैं तो अंडरलाइन कर देंगे, जैसे अभी मैंने कहा आयरन एंड ब्लड वाला, और 4 मार्क्स की बलबन को आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के लिए क्यों कहा जाता था। तो उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी आयरन एंड ब्लड अगेंस्ट द एनिमीज़, की खून के बदले खून, जो जैसा करेगा उससे वैसे ही मिलना चाहिए। इन विच द मैन वे, तो ये क्या करते थे, युद्ध में जो भी उनके दुश्मन होते थे, जब वो हार जाता सामने वाला दुश्मन, तो उसमें से उनके मैन एंड मेन्स वे किल्ड, तो वो क्या करते, मैन को मार देते थे। वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वे इनस्लेव, वुमेन्स और चिल्ड्रंस को, बच्चों को वो गुलाम बना देते थे, ताकि उनके राजमहल में उनके लिए काम करे गुलाम बन के। सो आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, जब बलबन का डेथ हो गया 1286 में, द स्ट्रगल बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ एरिस्टोक्रेट टुक अ ब्लडी फॉर्म। अब इसके मरने के बाद कि अब कौन बनेगा राजा, और जितने सारे वहाँ पे वापस से एरिस्टोक्रेट पैसे वाले थे वो आपस में लड़ने लगे कि रूल वो करेंगे। इस तरह से उनके बीच में शुरुआत होगी ब्लडी फॉर्म्स वाले ना। जलालुद्दीन खिलजी एसिनेटेड कुमेर इन 1290s में एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ सुल्तान। तो इनके बीच में जो ज़्यादा पावरफुल हुए वो थे जलालुद्दीन खिलजी, और उन्होंने किसको एसिनेट किया, किसकी हत्या की, कुमेर की। और इसी तरह से उन्होंने घोषित किया कि वो अब से दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं। तो रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ बलबन हैज़ बीन क्वाइट फेमस। हिस्ट्री के अंदर बलबन की रूलिंग जो पॉलिसी थी वो फेमस है, जिसके लिए इसको याद किया जाता है बलबन। दूसरा जो है वो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी वाला, वो बहुत फेमस है। बलबन बिलीव दैट किंग इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव गॉड ऑन द अर्थ। इनका बलबन का मानना था कि किंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव किसका है, गॉड का है। भगवान तो है लेकिन पृथ्वी धरती पे जो है भगवान जो है वो खुद किंग होता है। सो हिज मेजर फंक्शन इंक्लूडिंग कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल, एलिमिनेट ऑफ थीव्स एंड रॉबरीज, क्रशिंग द एंटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिवॉल्ट्स ऑफ राजपूत लैंडलॉर्ड्स। तो उन्होंने क्या क्या काम किया था, सबसे पहले कि रूल्स बनाया, लॉ बनाया, उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। और जो चोर थे, जो डाकू थे, उनको हटाया गया। वो उनके राज्य में कोई भी चोर डाकू ऐसा कोई नहीं था। और जो भी उनके खिलाफ एंटी एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा उनको वो पकड़ के जेल में डाल देंगे। और रिवॉल्ट किसके साथ हुआ, उनकी आसपास राजपूत। तो ये था राजपूत वाला एरिया जहाँ पे इनके साथ रिवॉल्ट, ताकि ये एरिया जो है वो स्लेव डायनेस्टी मतलब दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे मर्ज कर ले। तो शुरुआत हुई थी धीरे धीरे
इसी तरह से अब ये देखो एरिया कि धीरे धीरे ये इतना एरिया जो था वो दिल्ली सल्तनत ने शुरुआत की। तो ये कब का किसका पीरियड है? ये था इल्तुतमिश और अभी हमने बलबन के साइड में देखा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो एरिया जो धीरे धीरे वो और बढ़ेगा। तो इसी तरह से फिर बलबन को हराने के बाद कौन आ गया? दूसरा डायनेस्टी कौन आ गया? जलालुद्दीन खिलजी। तो हम लोग जलालुद्दीन खिलजी कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो पहला जो बेसिक कंसेप्ट अभी जैसे बताया मैंने वो याद रखना, क्योंकि चैप्टर्स में 1 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चंस दोनों ही आएंगे, तो इसीलिए दोनों ही पढ़ना है।